हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। आई होप सब कुछ ट्रैक पर है। भाई ये एग्ज़ाम ही कुछ ऐसा है जो हमारा नॉलेज के साथ साथ पेशेंस भी टेस्ट करता है। ऐसा हो सकता है कि प्रिपरेशन की इस जर्नी में कभी कभी कुछ अप डाउन आए, किसी टेस्ट में अच्छे नंबर आए, किसी टेस्ट में अच्छे नंबर ना आए, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें प्रिपेयर कर रही हैं उस अल्टीमेट एग्ज़ाम के लिए। तो हमें घबराना नहीं है। क्या चीज़ हमें याद रखनी है कि हमारे टारगेट को हमें दिमाग में रखना है और उसी को दिमाग में रखते हुए मेहनत करते चले जाना है। बीच में थोड़ी बहुत हो सकता है कि असफलताएं मिले, लेकिन ये छोटी छोटी असफलताएं ही हमें उस बड़ी सफलता की तरफ ले जाएंगी। ठीक है, तो वो एक कहते हैं ना, वो क्या, एक बहुत अच्छी सी कविता है कि असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और स्वीकार करो, जब तक सफल ना हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष करो मैदान छोड़ मत भागो तुम। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। मैं अभिषेक जैन स्वागत करता हूं आपका इस क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकेंड लेक्चर है। स्टार्ट करने से पहले इस सीरीज के बारे में बता देता हूं। ये जेई चैलेंजर सीरीज, जिसमें हम लोग लेकर आते हैं जेई एडवांस और उसके ऊपर के लेवल के कुछ क्वेश्चंस। और ये सीरीज प्रिपेयर की गई है खास उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए जो कि जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये एक प्रैक्टिस सेशन होता है जिसमें हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस को लेते हैं, उनको सॉल्व करते हैं और उनके थ्रू हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, रिवाइज नहीं किया है, तो बेटा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले जाके इसको रिवाइज कर लें अच्छे से, तभी ये सेशन जो है हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछला जो पार्ट 1 था उसमें हमने कुछ टॉपिक कवर किए थे। आज जो लेक्चर है इसमें हम लोग टॉपिक जो कवर करेंगे वो है ग्लोबल लोकल मैक्सिमा मिनिमा, रोल्स थ्योरम, एलएमवीटी थ्योरम और इनइक्वलिटीज को किस तरह से प्रूव किया जाए मोनोटोनिसिटी का यूज करते हुए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो किस तरह से हमको सॉल्व करना है। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए, वीडियो को पॉज करें, पहले खुद से सॉल्व करें, फिर वीडियो को प्ले करें, देखें आपने किस तरह से सॉल्व किया, मैंने किस तरह से सॉल्व किया, आपने क्या अप्रोच यूज की, मैंने क्या अप्रोच यूज की, और किस तरह से हम लोग एक ही क्वेश्चन को मल्टीपल मेथड से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। देखिए क्या दिया हुआ है इसमें कि लेट कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स होल स्क्वायर प्लस एफ डैश एक्स होल स्क्वायर वेयर एफ ऑफ 0 इज 6। और क्या बातें कही गई है, वेयर एफ एक्स इज अ थ्राइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट mod of fx is less than equal to 1 for all x belonging to -1 to 1 both included, then choose the correct statement। तो देखो क्या किया जाए, यहां पे क्या क्या चीजें हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं। देखो सबसे पहली चीज तो ये कि एफ एक्स जो है वो मॉडुलस ऑफ एफ एक्स लेस देन 1 है। इसका मतलब एफ एक्स कहां से कहां तक रहने वाला है, -1 से 1 के बीच में रहने वाला है। ये सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। और क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, बाकी यही कैपिटल एफ एक्स की डेफिनेशन है, एफ ऑफ 0 6 है। चलो पहला ऑप्शन देखते हैं। देयर is at least one point in each of the interval -1 to 0 and 0 to 1 where mod of f dash x is less than 2। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पर एफ एक्स की रेंज पता है और एफ डैश एक्स के बारे में बातें करनी है, तो हमारा दिमाग तुरंत से जाता है किसकी तरफ, रोल्स थ्योरम और एलएमवीटी की तरफ। ठीक है, तो ये पहला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन किस तरह से किया जाए। पहला ऑप्शन देखते हैं किस तरह से किया जाए। देखिए अगर एफ ऑफ x1 अगर मैं लूं और ये कहूं कि ये -1 से 1 के बीच में है, और एफ ऑफ x2 एक दूसरा नंबर लूं और ये भी -1 से 1 के बीच में है, अगर इन दोनों को इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, f1x नहीं एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 लिख दिया जाए,
तो क्या आप मुझे बता सकते हैं अब ये मैक्सिमम मिनिमम रेंज कितनी हो सकती है, क्या वैल्यू हो सकती है इस डिफरेंस की? देखिए एफ ऑफ एक्स वन माइनस वन से वन में है, एफ ऑफ एक्स टू माइनस वन से वन में है। अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिनिमम वैल्यू व्हाट यू कैन गेट इज 2 एंड द मैक्सिमम वैल्यू विच यू कैन गेट इज 2। मिनिमम इज -2, मैक्सिमम इज +2। और इसी के साथ अगर मैं यहां पर मॉड्यूलस लगा दूं तो क्या बोल देंगे हम लोग कि ये हमेशा किसके छोटा रहने वाला है, 2 से छोटा रहने वाला है। यानी कि कोई भी दो x लेंगे, उस पर फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, उसका डिफरेंस लेंगे और उसका मॉड लेंगे तो वो हमेशा 2 से छोटा रहने वाला है। अब इसका यूज कहाँ किया जाए देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें देखना है देयर इज एटलीस्ट 1 पॉइंट इन ईच ऑफ द इंटरवल -1 to 0। तो पहला इंटरवल लेते हैं हम लोग ये -1 से 0 वाला। इसमें मान लो x1 जो है वो -1 है और x2 जो है वो 0 है। तो बाय LMVT what we can write that f dash c is equal to f of x2 minus f of x1 divided by x2 minus x1। सही है कि नहीं है? सही है ना। देखो अब क्या किया जाए, f dash c और f of x2 तो एक हो गया 0 और f of x1 हो गया -1 और यहाँ पे आ जाएगा 0 -1 यानी कि f डैश c जो है वो हो गया किसके बराबर, f ऑफ 0 माइनस f ऑफ -1 के बराबर। और मॉड्यूलस ऑफ f डैश c क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ f ऑफ 0 माइनस f ऑफ -1। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि कोई भी 2x लिए जाए, उस पर फंक्शन की वैल्यू पता की जाए और उसका मॉड्यूलस ले लिया जाए तो ये क्वांटिटी हमेशा 2 से छोटी होती है। इसका मतलब f डैश c जो होगा वो भी 2 से छोटा होगा। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अ c इन -1 to 0 फॉर विच f डैश c जो है वो 2 या 2 से छोटा होगा। वापस से ऑप्शन की तरफ जाते हैं। क्या पूछा था, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट इन ईच ऑफ द इंटरवल -1 to 0 वेयर f डैश x इज लेस देन 2। -1 से 0 के लिए प्रूव कर दिया, सिमिलरली 0 से 1 के लिए भी प्रूव कर सकते हैं ना। इसको तो बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्या हो जाएगा यहाँ पर, x1 इस बार जो है कितना ले लेना, 1 ले लेना और x2 कितना ले लेना, 0 ले लेना। कोई अंतर नहीं आएगा। नीचे -1 भी अगर आ गया तो लास्ट में जाके तो मोड ले ही रहे हो ना, तो मोड ले रहे हो तो वही की वही बातें हो जाएंगी। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे ये हमें पता चला कि फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। क्या बातें कही है अगले ऑप्शन में, there is at least 1 point in each of the interval -1 to 0 and 0 to 1 where fx कैपिटल fx is less than 5। भाई अब कैपिटल fx को उठाकर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक और पेज यहां पर ऐड कर लेते हैं। कैपिटल fx क्या है, स्मॉल fx होल स्क्वायर स्मॉल f डैश x होल स्क्वायर। देखो ये बात हमें दी हुई है कि fx जो है ना वो एक या एक से छोटा है, तो fx का जो स्क्वायर है वो भी एक या एक से छोटा होगा। अभी अभी हमने फर्स्ट ऑप्शन में क्या प्रूव किया कि f डैश x जो है ना वो 2 से छोटा है, तो f डैश x का जो होल स्क्वायर है वो किससे छोटा होगा, 4 से छोटा होगा। अब इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो सीधा सीधा मिल गया क्या कि 5 से छोटा होगा। भाई ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है या एक से छोटा है, सेकंड वाला पार्ट 4 या 4 से छोटा है, तो दोनों का सम 5 या 5 से छोटा होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। इससे हमें क्या पता चला कि ये जो हमारा सेकंड ऑप्शन है, देयर इज एटलीस्ट 1 पॉइंट इन ईच ऑफ द इंटरवल -1 to 0 एंड 0 to 1 वेयर fx इज लेस देन 5। अभी अभी हमने प्रूव किया था कि -1 से 0 में एक ऐसा c है, एक ऐसा पॉइंट है जिसके लिए f डैश x लेस देन 2 है। इसका मतलब एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके लिए f डैश x होल स्क्वायर 4 से छोटा होगा।
ठीक है, और ये तो हमेशा एक से छोटा है ही। इसका मतलब क्या हो गया कि एक पॉइंट ऐसा भी होगा जब एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर 4 प्लस 1 टोटल एफ एक्स किससे छोटा हो जाएगा, 5 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन भी क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड ऑप्शन, देयर इज नो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑफ एफ एक्स इन -1 to 1। अब देखो इस चीज को समझते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा है या नहीं है। इसको किस किस तरह से किया जा सकता है, या तो आप डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, या हल्का फुल्का ग्राफ बनाने की कोशिश करो। तो देखो यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास है। अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा, और एफ डबल डैश एक्स के बारे में हमें कुछ भी दिया हुआ नहीं है। तो क्या किया जाए, इसका एक रफ ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश की जाए। तो देखो, देयर इज नो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑफ कैपिटल एफ एक्स इन -1 to 1। देखो अभी अभी हमें बताया इस क्वेश्चन में कि एफ ऑफ 0 तो 6 है। फिर अभी अभी इस सेकंड ऑप्शन ने हमें बताया कि देयर इज एट लीस्ट 1 point where this fx is less than 5 in x belonging to -1 to 0 and 0 to 1। यानी कि -1 से 0 में भी एक पॉइंट है जहां पर x f ऑफ x 5 या 5 से छोटा है, और 0 से 1 में भी एक ऐसा x है, एक ऐसा पॉइंट है जिस पर f क्या है, 5 या 5 से छोटा है। अब देखो 0 पर क्या वैल्यू है, 0 पर वैल्यू दी गई है 6। -1 से 0 के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहां ये 5 या 5 से छोटा, मान लो ये 5 है। -1 से 0 के बीच में एक पॉइंट है, और 0 से 1 के बीच में भी एक पॉइंट है जहां पर ये 5 या 5 से छोटा है। अब हमें यहाँ पे क्या दिया गया था कि एफ एक्स जो है वो थ्राइस डिफरेंशिएबल है। अब ये थ्राइस डिफरेंशिएबल है तो इसका स्क्वायर भी ट्वाइस डिफरेंशिएबल होगा, ये थ्राइस डिफरेंशिएबल होगा, और दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस को ऐड करें तो रिजल्टिंग फंक्शन भी डिफरेंशिएबल ही होता है। इसका मतलब ये जो कैपिटल एफ एक्स है ये भी कैसा फंक्शन है, ये भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अब इस इंफॉर्मेशन का कैसे यूज करें, अरे डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो कंटिन्यूस तो होगा ही। 0 पर वैल्यू 6 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये नीचे तो आया ही है, तभी तो जाके ऐसा होगा कि -1 से 0 के बीच में एक बार कैपिटल एफ एक्स 5 या 5 से छोटा हो जाए, 0 से 1 के बीच में भी कैपिटल एफ एक्स एक बार 5 या 5 से छोटा हो जाए, और कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल रखेंगे तो कर्व कैसा रहेगा, स्मूथ रहेगा। अब क्या बात हो गई, वापस से जाते हैं कि ये बोल रहे हैं देयर इज नो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अरे लोकल मैक्सिमा तो होगा ही, क्यों नहीं होगा। देखो 0 पर वैल्यू 6 है, बाकी जगह कम हो रही है, इसका मतलब यहां पर क्या क्रिएट हो गया, एक लोकल मैक्सिमा क्रिएट हो गया। और लोकल मैक्सिमा क्रिएट हो गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट, फॉर सम c इन बिटवीन -1 to 1 f of c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। क्या कह रहे हैं कि c जब -1 से 1 के बीच में है तो एक c ऐसा है जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू 6 या 6 से बड़ी हो जाती है। एफ डैश सी 0 हो जाता है और एफ डबल डैश सी लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, तो देखो वापस से जाते हैं ग्राफ पर। ये बात तो क्लियर है कि एफ ऑफ 0 6 है। अरे खुद ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका मतलब 0 जो है -1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में भी है। तो ये बात कहना कि एफ ऑफ सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है फॉर सम सी बिलोंगिंग टू -1 to 1, ये ट्रू है कि नहीं है। अरे ट्रू है ना, सी की वैल्यू क्या ले ली हमने, 0 ले ली, तो मिल गया। 0 पर वैल्यू 6 मिल गई, यानी कि एफ ऑफ सी क्या हो गया, 6 या 6 से बड़ा हो गया। बड़े की बात तो नहीं पता, लेकिन बराबर तो हो गया। और इस इनइक्वलिटी को होल्ड कर दिया कि नहीं कर दिया, क्यों, क्योंकि ये क्या कहती है इनइक्वलिटी, एफ ऑफ सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। इसका मतलब या तो ग्रेटर हो जाए या इक्वल हो जाए, तो यहाँ इक्वलिटी वाली बात हो गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी में दूसरी बात कही गई है कि एफ डैश सी 0 है।
अरे तो है क्या, देखो यहाँ से ये बड़ा है और फिर घटा है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा सी तो आया होगा जहाँ एफ डैश सी क्या हुआ होगा, जीरो हुआ होगा। और तीसरी चीज, एफ डबल डैश सी जो है वो लेस देन जीरो है। ऐसा कब होता है, जब सी मैक्सिमा होता है। तो मैक्सिमा तो मिल रहा है ना, तो जो भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा उस पॉइंट पर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और इस तरह से भी देख सकते हो कि ये कॉनकेव डाउनवर्ड है, और कॉनकेव डाउनवर्ड कब होता है, जब एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ये भी करेक्ट है। फॉर सम सी इन -1 to 1 एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, एफ डैश सी इज 0 एंड एफ डबल डैश सी इज लेस देन 0। क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है? अगर डाउट है तो फिर से एक बार क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को देखो और समझने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से सॉल्व करो, फिर देखो कि किस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया है। तो देखो क्या इसमें दिया हुआ है, लेट अल्फा बी अ फिक्स कांस्टेंट नंबर सच दैट अल्फा इज इन बिटवीन 0 to π/2। ठीक है, द फंक्शन एफ इज डिफाइंड एज एफ ऑफ थीटा is equal to integral 0 to theta x into cos of x plus alpha dx. If theta lies in the range of 0 to π/2, then maximum value of f of theta. चलो देखते हैं क्या किया जाए। मैक्सिमा मिनिमा यहाँ बताना है हमको, तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, एफ ऑफ थीटा क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ है, तो लेबनीज थ्योरम का अगर हम लोग यूज करें तो एफ डैश थीटा क्या हो जाएगा, एक बार एक्स की जगह थीटा रख देते हैं, कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा, और थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 माइनस, एक बार एक्स की जगह क्या लिख देते हैं, जीरो लिख देते हैं, पूरा जीरो हो जाएगा। तो एफ डैश थीटा जो आया हमारे सामने वो आया थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, अब इसको हमें क्या कर देना है, जीरो कर देना है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो थीटा जीरो हो जाए, या कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा ये क्वांटिटी जीरो हो जाए। ठीक है, थीटा जीरो तो सिंपल है, ये जीरो कब होगा, देखो अल्फा कहां से कहां तक है, 0 से π/2, थीटा कहां से कहां तक है, 0 से π/2। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो अल्फा प्लस थीटा कहां से कहां तक होगा, 0 प्लस पाई। अब इसके बीच में ये जीरो कब होगा, जब थीटा प्लस अल्फा क्या हो जाए, π/2। ठीक है, यहां पर हमें ये ओपन ब्रैकेट लगाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये वाला तो कभी जीरो होगा ही नहीं। अब देखो यहां पर आते हैं, थीटा प्लस अल्फा जीरो कब होगा, जब सॉरी कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा जीरो कब होगा, जब थीटा क्या हो जाए, थीटा हो जाए π/2 माइनस अल्फा। तो आइदर थीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस अल्फा और थीटा इक्वल टू जीरो। इन दोनों पॉइंट पर जब थीटा इक्वल टू जीरो हो रहा है या थीटा इक्वल टू π/2 माइनस अल्फा हो रहा है, मैक्सिमा मिनिमा आकर करेंगे। लेकिन किस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा, किस पॉइंट पे मिनिमा होगा, यह अभी भी हमें नहीं पता है। तो कैसे पता किया जाता है, डबल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो ये था एफ थीटा, यहां पर एक स्लाइड ऐड करते हैं, एफ डबल डैश थीटा क्या हो जाएगा, एफ थीटा लिख देते हैं एक बार यहाँ पर रेफरेंस के लिए, एफ डैश थीटा लिख देते हैं, थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा। थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस अल्फा और देन प्लस कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा, और थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। अब एक बार हम लिख देते हैं थीटा इक्वल टू जीरो। तो if theta is equal to 0, then f double dash 0 will be this quantity is 0 plus cos
अल्फा। अब अल्फा कहाँ से कहाँ तक है? अल्फा है 0 से π/2 के बीच में, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब थीटा इक्वल टू 0 तो क्या हो गया? मिनिमा हो गया। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है इसका मतलब मिनिमा है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड में थीटा को क्या लिखना है हमको? π/2 माइनस अल्फा, एफ डबल डैश π/2 माइनस अल्फा। अगर यहाँ मैं π/2 माइनस अल्फा लिखूं, यानी कि थीटा प्लस अल्फा को पाई लिखें, तो ये क्या बन जाएगा देखते हैं। ये हो जाएगा 1 साइन π/2, कॉस π/2 हो जाएगा 0, और ये कितना हो गया? अल्फा माइनस π/2। अब अल्फा कहाँ से कहाँ तक था? 0 से π/2 था। 0 से π/2 में से एक क्वांटिटी जो कि 0 से π/2 के बीच में है, उसमें से π/2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑब्वियसली कैसा आने वाला है? नेगेटिव आने वाला है। इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो गया? ये हो गया मैक्सिमा। यानी कि जब थीटा इक्वल टू π/2 माइनस अल्फा होगा तो फंक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा। तो क्या पूछा गया था कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी? जब थीटा इक्वल टू क्या रख दें? π/2 माइनस अल्फा रख दें। तो रख देते हैं। किस में रख दें? यहाँ थीटा की वैल्यू रख दी जाए π/2 माइनस अल्फा। तो देखते हैं एफ ऑफ π/2 माइनस अल्फा विल बी 0 टू π/2 माइनस अल्फा, और यहाँ पर क्या है? थीटा कॉस ऑफ एक्स है यहाँ पर, एक्स कॉस एक्स प्लस अल्फा डी एक्स। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये है दो फंक्शन का प्रोडक्ट। इसको किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स कॉस एक्स प्लस अल्फा डी एक्स, एक्स कॉस एक्स प्लस अल्फा डी एक्स। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं बाई पार्ट्स। अगर बाई पार्ट्स लगाओगे, इसका मतलब पहले एक्स को बाहर लिया हमने, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस अल्फा। ये कर रहे हैं हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। अब माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस अल्फा डी एक्स। एक बार और से लिख लेते हैं इसको। ये हो जाएगा अल्फा, और इसका डिफरेंशिएशन माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस अल्फा, और इसमें हमें लिमिट अप्लाई कर देनी है 0 से लेकर π/2 माइनस अल्फा तक की। तो π/2 माइनस अल्फा लिखेंगे तो ये हो जाएगा π/2 माइनस अल्फा साइन π/2 विल बिकम 1 प्लस कॉस x की जगह π/2 माइनस अल्फा लिखोगे तो ये हो जाएगा cos π/2 जो कि होने वाला है 0, माइनस जब 0 लिखेंगे तो ये फर्स्ट क्वांटिटी पूरी 0 हो जाएगी, और यहाँ पर जब 0 लिखोगे तो ये बन जाएगा cos ऑफ अल्फा। तो क्या चीज़ें मिली हमको? फाइनली π/2 माइनस अल्फा इंटू 1 cos π/2 0 माइनस cos अल्फा। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है इस फंक्शन की वो होने वाली है π/2 माइनस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, π/2 माइनस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है वही करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? क्या किया हमने? फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया, 2 पॉइंट आए, उनको चेक किया, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, इंटीग्रेट करते चले गए, फाइनली आंसर आ गया। आई होप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए होंगे। जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने लग जाएं, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाए, तब स्पीड पे ध्यान देना है हम लोगों को। ठीक है, जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से सॉल्व करो, फिर प्ले करके देखो कि आपका आंसर क्या आया है। तो देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर एक्स, और एक फंक्शन है g ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर x प्लस 1, और दोनों फंक्शन डिफाइंड है x इक्वल टू 0 के लिए। अब हमें बताना है इसमें से कौन सा इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग है। देखने में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है।
अगर सिंपल लग रहा है, हमें कॉन्सेप्ट पता है, तो जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, एक एक फंक्शन उठाते हैं और उसको समझते हैं। देखो पहला फंक्शन क्या है, एफ एक्स। क्या दिया हुआ है एफ एक्स, 1+1/x होल पावर x। अब जब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें मिलते हैं तो इनके बारे में थोड़ी सी चीज़ें हमें जान लेनी चाहिए। पहली चीज़, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इस टाइप के फंक्शन hx इक्वल टू 5x⁻gx, ये सब तभी डिफाइंड होते हैं जब 5x ग्रेटर देन 0 हो, और जो आउटपुट होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होता है। और ये जी जो है ऑब्वियसली ये तो बस एक रियल नंबर होना चाहिए। पॉजिटिव नंबर की पावर कोई भी रियल नंबर करोगे हमेशा ट्रू हो जाएंगी। डोमेन भी इसी तरह से निकाली जाती है। इसका मतलब हमें एक चीज़ तो पता है कि ये जो भी एक्सप्रेशन है ये हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें किस चीज़ से मतलब है कि एफ डैश एक्स का साइन क्या है। अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर पता करनी है तो हमें एफ डैश एक्स का साइन देखना होता है कि कब एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, कब एफ डैश एक्स नेगेटिव है। तो उसके लिए पहले हमें इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है, तो उसके लिए हमें इसका लॉग लेना पड़ता है। तो नेक्स्ट पेज पर लॉग लेते हैं। ln fx is log of 1+1/x होल पावर x। ये x आगे आ जाएगा, क्या बन जाएगा, x ln 1+1/x। अब डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/f(x), देन f(x) का डिफरेंशिएशन f डैश x इज इक्वल टू, यहाँ पर ln 1+1/x को मैं बाहर लेता हूँ, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस, इसको यहाँ पर ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो डिफरेंशिएट करने में जो है वो थोड़ा सा इजी रहेगा। इसको मैं लिख लेता हूँ इस तरह से, और एक और स्टेप यहाँ पर लिख लेते हैं, ln fx इज इक्वल टू x टाइम्स ln x+1 माइनस x टाइम्स ln x। ठीक है, ये क्यों किया मैंने, ताकि हमें जो है वो डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा इजी रहे, और कोई बात नहीं है। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/f(x), और f(x) का डिफरेंशिएशन हो जाएगा f डैश x। x बाहर लिया, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x+1, ln x+1 ऐसा का ऐसा ही, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x ln x का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस ln x, x का डिफरेंशिएशन 1। तो ये हो जाएगा x/x+1 प्लस ln, ये वापस से ln m माइनस ln n, यानी कि ln m/n, दिस डिवाइडेड बाय दिस माइनस 1। ये हो गया हमारा f डैश x अपॉन एफ एक्स। तो f डैश x क्या हो जाएगा, एफ एक्स मल्टीप्लाइड विथ, अब इन क्वांटिटीज को भी सेम कर देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा x/x+1, और इसको लिख देते हैं माइनस लॉग x/x+1। सिमिलर टर्म्स क्रिएट करने के लिए क्यों कर रहा हूँ ऐसा अभी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन बड़ा सा हमको मिला है ये पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है। तो देखो अभी अभी हमने सीखा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव ही रहेगी, इधर वाली ये एफ एक्स तो पॉजिटिव ही रहेगा। बात आती है इस एक्सप्रेशन की, इसके बारे में हमें जानना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो कैसे करें, मान लेते हैं x+1/x जो है ना वो u है, और इसको एक अलग फंक्शन में कंसीडर करता हूं h ऑफ u, केवल इतने पार्ट को, जिसको हम लोग लिख सकते हैं u माइनस ln u माइनस 1। ठीक है, x कहां से कहां तक है, x इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। ठीक है,
u की रेंज पता करना चाह रहे हैं। अगर जीरो लिखेंगे तो u भी जीरो हो जाएगा, इन्फिनिटी लिखोगे तो u कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाए, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी कॉमन ले लेंगे, वन हो जाएगा। तो u जो है वो जीरो से वन के बीच में है। चलो अब इस फंक्शन को देखते हैं हम लोग, इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं मैं, वन माइनस वन बाई यू, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा जीरो, तो ये हो गया u माइनस वन अपॉन यू। अब ये कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, तो वेवी कर्व मेथड, प्लस माइनस प्लस। तो व्हेन u is greater than 1, h dash u is greater than 0। ये h dash u वाला एक्सप्रेशन when u is greater than 1 ये पॉजिटिव है। अब h dash u अगर पॉजिटिव है तो इससे h u के बारे में कुछ बात कह सकते हैं क्या हम लोग, इससे हम लोग कह सकते हैं कि h u जो है वो कैसा फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। कब, जब u 1 से बड़ा है। अब u 1 से बड़ा है तो h of u इंक्रीजिंग है, इसका मतलब if u is greater than 1 then h of u will be ग्रेटर देन एच ऑफ वन। अब ये एच ऑफ वन की क्या वैल्यू है देखते हैं, यहाँ पर वन रख दिया जाए तो ये हो जाएगा एच ऑफ वन, वन माइनस एल एन वन माइनस वन, तो वन माइनस जीरो माइनस वन यानी कि जीरो, ये जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। इफ एच ऑफ यू इज ग्रेटर देन जीरो, इससे हमें क्या पता चला कि देखो ये एक्सप्रेशन जिसको हमने एच ऑफ यू माना है ये पॉजिटिव है, ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी पॉजिटिव था, ये एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव आ गया। दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब एफ डैश एक्स कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है इसका मतलब एफ एक्स कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। तो या तो ये वाली बातें होंगी या ये होगी, फर्स्ट ऑप्शन या सेकेंड ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जी एक्स को। तो gx जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, gx है वन प्लस वन बाई एक्स होल पावर एक्स प्लस वन। ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, एक्स प्लस वन बाई एक्स डिवाइडेड होल पावर एक्स प्लस वन। अब इसका भी हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर बताना है तो इसको भी डिफरेंशिएट करना होगा। अब ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो डिफरेंशिएट करने के लिए हमें इसका भी लॉग लेना होगा। तो log of gx is equal to log of x plus 1 by x होल पावर x प्लस वन। अब यहाँ पर एलसीएम इस पावर को आगे ले आते हैं। अगर पावर को आगे ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, x प्लस वन इंटू एल एन ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, एल एन जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एल एन एक्स प्लस वन माइनस एल एन एक्स। और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया जाए, इसको दोनों एक्सप्रेशन के साथ भेज देते हैं, एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन इंटू एल एन एक्स। ये हो गया हमारा एल एन जी एक्स। तो डिफ्रेंशिएट करोगे वन अपॉन जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, एल एन एक्स प्लस वन, differentiation of x plus 1 will be 1, ln x plus 1 upon x minus ln x, differentiation of this will be 1। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स, ये हो गया 1, ln x प्लस वन माइनस ln x हो जाएगा ln ऑफ x प्लस वन बाई एक्स माइनस ये है x प्लस वन बाई एक्स। ठीक है, फिर से उसी तरह की सिचुएशन आ गई जैसी एफ एक्स में आई थी। जी डैश एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर इसको अगर थोड़ा सा चेंज कर दें तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, जी डैश एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू दिस एक्सप्रेशन। अब बताओ ये जी एक्स क्या है, जी एक्स तो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है। इस क्वांटिटी के बारे में हमें जानना है तो इसको x प्लस वन बाई एक्स को थोड़ी देर के लिए u ले लेते हैं, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा वन प्लस एल एन यू माइनस यू, और इस एक्सप्रेशन को मैं अलग से मान लेता हूं कि ये फाई ऑफ यू है। तो बताओ फाई डैश ऑफ यू कितना होगा, वन प्लस वन बाई यू माइनस
सॉरी 0 प्लस 1/u-1, तो 5' हो जाएगा 1 माइनस यू बाई यू। अब इसमें वेविक और मेथड से देखें तो 0 1, सिंस ये नेगेटिव कोफिशिएंट है तो माइनस प्लस माइनस, यानी कि 5' u इज लेस देन 0 इफ u इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब इस इंटरवल में फाई ऑफ u कैसा है, डिक्रीजिंग है। अगर फाई ऑफ u डिक्रीजिंग है तो इफ u इज ग्रेटर देन 1 फाई ऑफ u विल बी लेस देन फाई ऑफ 1। अब बताओ मुझे फाई ऑफ 1 की क्या वैल्यू है, यहां पर 1 लिख दें तो 1 प्लस ln1 माइनस 1, 1 प्लस ln1 विल बी 0 माइनस 1, सो 0। इसका मतलब फाई ऑफ u कैसा है, लेस देन 0 है। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग कि फाई ऑफ u हमें कैसा मिला, फाई ऑफ u, ये जो एक्सप्रेशन था ये फाई ऑफ u मिला हमको लेस देन 0। और ये क्या चीज़ें लिखी हुई है कि जी डैश एक्स जो है, यहीं पे कहीं पे लिख देते हैं, जी डैश एक्स जो है वो जी एक्स इंटू क्या है, फाई ऑफ यू है। ये वाला क्वांटिटी पॉजिटिव है क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, फाई ऑफ यू नेगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया। जी डैश एक्स कैसा हो गया, जी डैश एक्स नेगेटिव हो गया। अगर जी डैश एक्स नेगेटिव हो गया इसका मतलब जी एक्स कैसा फंक्शन हो जाएगा, जी एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग एंड जी एक्स इज डिक्रीजिंग। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। क्या दिया हुआ है, लेट ए एन इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज मैक्सिमम। मतलब इस फंक्शन का हमें मैक्सिमा बताना है। इफ लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एल एन ऑफ ए एन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ई टू द पावर माइनस एल। तो सबसे पहले हमें इसका मैक्सिमा बताना है, फिर वो जो मैक्सिमा आएगा उसकी लिमिट निकालनी है और फिर जो लिमिट आएगी उसको ई टू द पावर माइनस एल कर देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इस एक्सप्रेशन को मैं मान लेता हूं कि ये एफ एक्स है, एक्स 2x ई टू द पावर माइनस टी एन डी टी। ठीक है, चलो अभी आगे क्या किया जाए। तो एक थ्योरम होती है लेबनीज थ्योरम, जिसका अभी हमने थोड़ी देर पहले भी यूज किया था। उसी थ्योरम को यूज करते हैं और एफ डैश एक्स लिखते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा बताओ, ई टू द पावर माइनस टी की जगह लिख दिया जाए 2x होल पावर n, देन 2x का डिफरेंशिएशन 2 माइनस ई टू द पावर x टू द पावर n और x का डिफरेंशिएशन 1। ये हो गया एफ डैश एक्स। मैक्सिमा मिनिमा पता करना है तो इसको जीरो के इक्वलेट करना है हमको। इससे पहले क्या करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। ये मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ क्या बच जाएगा, ई टू द पावर माइनस 2 टू द पावर n x टू द पावर n 2 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर। क्लियर है। अब देखो अगर बेस सेम होता है तो इन पावर्स के साथ हम कुछ सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 2 टू द पावर n x टू द पावर n प्लस x टू द पावर n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -1। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, e टू द पावर 2 e टू द पावर, यहाँ पर माइनस x टू द पावर n कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, अब इसको जीरो के इक्वेट करते हैं तो ये तो जीरो हो नहीं सकता। क्लियर है। अब इसको अगर जीरो के इक्वेट किया जाए तो क्या मिलेगा, वन बाई टू और लॉग ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू ln 1/2। अब इसको फर्दर
ln 1/2 को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ln 2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x टू द पावर n हो जाएगा ln 2 अपॉन 2 to the power n-1। और फाइनली x जो मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है, अभी हमें नहीं पता है, वो हो जाएगा ln 2 अपॉन 2 to the power n-1 होल पावर 1/n। ये वो वैल्यू है जिस पर f डैश एक्स जीरो हो रहा है। अब अगर f डैश एक्स जीरो हो रहा है तो ये तो या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो मैक्सिमा है या मिनिमा है वो कैसे पता किया जाए, तो देखो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें, इस फैक्टर को, ये कांस्टेंट है, एक नंबर रहेगा जो भी रहेगा, ये कांस्टेंट है, यहाँ e टू द पावर माइनस ऑफ एक्स है, इस पर्टिकुलर वैल्यू पर ये जीरो हो जा रहा है। अगर इसको बढ़ाएंगे, मान लेते हैं ये जो वैल्यू है अल्फा है, अगर इस x को मैं इस क्वांटिटी में यहाँ पर x की जगह अल्फा से बड़ी वैल्यू रखता हूँ, तो ये टोटल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। e टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर n, n भी कैसा है देखो, ग्रेटर देन 1 है, तो जैसे जैसे इस पावर की वैल्यू बढ़ेगी टोटल वैल्यू क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। इसका मतलब इधर जो है वो नेगेटिव मिलेगा, और इसको रिड्यूस करोगे तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि अल्फा से पहले एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, अल्फा के बाद एफ डैश एक्स नेगेटिव है, यानी कि ये जो पॉइंट है अल्फा वो क्या हो गया, मैक्सिमा वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा समझने का तरीका जो हो सकता है ऑब्जेक्टिव अप्रोच वो ये कि भाई एक ही पॉइंट आया है, मैक्सिमा की बात की गई है, तो यही पॉइंट मैक्सिमा होगा, लेकिन ऐसे हमें नहीं जाना चाहिए। कई बार नन ऑफ दीज भी दिया जा सकता है, नॉट पॉसिबल वाली सिचुएशंस भी आ सकती हैं। अब हमें x की वैल्यू मिल गई जिस पर ये मैक्सिमम है, तो क्या करना है, हमें ln ऑफ दिस वैल्यू ऑफ x की लिमिट पता करनी है। चलो देखते हैं। L इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ln ऑफ an, और an जो है वो अभी अभी हमने पता किया कि x की वैल्यू क्या है, ln 2 डिवाइडेड बाई 2 to the power n-1 होल पावर 1/n। 1/n को आगे ले लेते हैं, और ये हो जाएगा ln ऑफ ln 2 ln ऑफ 2 to the power n-1 लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ln ऑफ ln 2 माइनस ln 2 to the power n-1 डिवाइडेड बाई n। अब मुझे ये बताओ कि कौन सी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है। ठीक है, देखो ये तो कांस्टेंट है, फिक्स है, ये तो 2 to the power n इंफिनिटी ln इंफिनिटी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। अगर ऐसा होता है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, या तो हम लोग एल हॉपिटल लगा सकते हैं, या फिर सबसे बड़ी इंफिनिटी को कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। तो देखो इस एक्सप्रेशन को, पहले तो इधर वाले एक्सप्रेशन को मैं सेपरेट कर देता हूँ, क्योंकि ये तो कांस्टेंट अपॉन इंफिनिटी है, वैसे ही जीरो हो जाना है। माइनस यहां क्या किया जाए, इसको 1/इंफिनिटी में बनाया जाए, इस तरह से लिख लिया जाए। अब वो फर्स्ट एक्सप्रेशन तो हो गया जीरो, सेकेंड एक्सप्रेशन में लिमिट लगी हुई है, इसको स्प्लिट कर देते हैं, ln 2 to the power n प्लस ln 1 - 1/2 to the power n। तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है अगर, तो 2 to the power n भी इन्फिनिटी होगा। ये एक्सप्रेशन इतना सा इधर वाला, ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा 1/2 to the power इंफिनिटी, तो ln 1 ये फिर से जीरो होगा, इस n को आगे ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा n टाइम्स ln 2/n प्लस ये ln 1 हो जाता। तो सबको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिला, इसकी वैल्यू है ln 2। अगर ये ln 2 है तो हमें बतानी किसकी वैल्यू थी, e टू द पावर, सॉरी ये एक माइनस भी है यहाँ पर, इस माइनस को हमें नहीं भूलना है, यहाँ पर एक ये माइनस लगा हुआ है, माइनस ln 2, तो e टू द पावर माइनस l कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ln 2, आंसर विल बी 2। कितना अच्छा क्वेश्चन था। क्या किया हमने, सबसे पहले तो मैक्सिमा पता करने के लिए डिफरेंशिएट किया, फिर देखा कि पॉइंट मैक्सिमा वाला है मिनिमा वाला है, और फिर एक सुंदर सी लिमिट हमने यहाँ पर पता कर ली। क्लियर है।
किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है तो फिर से एक बार सॉल्यूशन को देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाना बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। पॉज करो वीडियो को और सॉल्व करो तुरंत से। देखो क्या दिया हुआ है, x1 जो है वो 3 टू द पावर 1/7 प्लस 9 टू द पावर 1/7, x2 जो है वो 5 टू द पावर 1/7 प्लस 7 टू द पावर 1/7। बताना इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन बड़ा है। तो एक बात तो हमें समझ में आ रही है हल्की हल्की सी, कि एक फंक्शन लेना पड़ेगा f(x) इक्वल टू x टू द पावर 1/7, और इस पे कुछ तो भी एक्सप्रेशन, कुछ तो भी थ्योरम या कोई जो फॉर्मूला, कोई मेथड हमें अप्लाई करना पड़ेगा, कोई कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना पड़ेगा ताकि इस टाइप की चीज़ें ला सकें। तो देखो जब ये दो दो चीज़ें हो रही होती हैं, दो दो एक्सप्रेशन आ रहे होते हैं, तो हमें याद आता है रोल्स थ्योरम या एलएमवीटी, क्योंकि उसमें क्या होता है कि दो एक्सप्रेशन को एक तरह से डिफरेंस की फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ एडिशन की फॉर्म में है, लेकिन फिर भी कंपैरिजन अगर हमें करना है x1 और x2 में से कौन सा बड़ा है, तो हम सब्ट्रैक्ट करके कर सकते हैं। जब भी हमें ये पता करना हो कि दो क्वांटिटी में से कौन सी चीज़ बड़ी है, तो पहली में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट कर दो। पॉजिटिव आ रहा है पहली बड़ी है, नेगेटिव आ रहा है दूसरी बड़ी है, जीरो आ रहा है दोनों बराबर है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करके भी लाया जा सकता है। तो अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिल जाएगा हमको, 3 टू द पावर 1/7, 9 टू द पावर 1/7 माइनस x2, तो ये हो जाएगा माइनस 5 टू द पावर 1/7 माइनस 7 टू द पावर 1/7। इसका मतलब 3 5, इसका एक पेयर हम लोग यहाँ फॉर्म कर सकते हैं, और 9 7 का भी एक पेयर हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। तो देखते हैं, इन x बिलोंगिंग टू 3 to 5 क्या लिखा जा सकता है, देयर एग्जिस्ट अल्फा फॉर विच f डैश अल्फा विल बी इन बिटवीन डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3। और ये f डैश अल्फा क्या होगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो 1/7 x टू द पावर माइनस 6/7, ठीक है। यानी एक अल्फा ऐसा इन x बिलोंगिंग देयर इज अल्फा सच दैट दिस इज ट्रू। ओके, अब दूसरे वाले पे जाते हैं। इन x बिलोंगिंग टू 7 to 9 भी हम लोग इसी तरह की बातें कर सकते हैं। इसको बोल देते हैं अल्फा 1 सब जगह पर, देयर एग्जिस्ट अल्फा 2 सच दैट क्या होगा, f डैश अल्फा 2 जो होगा वो होगा f ऑफ 9 माइनस f ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 7, ये होगा 1/7 अल्फा 2 माइनस 6/7। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमें ये रिलेशन f ऑफ 5 क्या होगा, 5 टू द पावर 1/7, 3 टू द पावर 1/7, 9 टू द पावर 1/7, इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन लाना है। तो कैसे लाया जाए, इसको इससे डिवाइड कर देते या इसको इससे डिवाइड कर देते, एक ही बात है। डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा, देखो 1/7 से 1/7 कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा अल्फा 1 बाई अल्फा 2 होल पावर माइनस 6/7 इज इक्वल टू 5397। क्लियर है? चलो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस थी पावर, तो अगर प्लस करनी है तो ऐसा लिख देता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ। समझ में आ रही बात क्या किया, यहाँ पे क्या था, माइनस था ना, तो इसको रेसिप्रोकल कर दिया बस, और कुछ नहीं किया। बाकी 5 3 7 9 ऐसा का ऐसा ही रहेगा। f ऑफ 5 माइनस f ऑफ 3 डिवाइडेड बाई f ऑफ 9 माइनस f ऑफ 7। अब बताओ अल्फा 2 किससे किसके बीच में था, 7 to 9। अल्फा 1 किसके किसके बीच में था, 3 to 5। इसका मतलब क्या कि अल्फा 2 बाई अल्फा 1
हमेशा 1 से बड़ा होगा। ये एक नंबर 7 से 9 के बीच का है, दूसरा नंबर 3 से 5 के बीच का, डिवाइड करोगे 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब अल्फा 2 बाई अल्फा 1 टू द पावर 6/7 भी 1 से बड़ा होगा। अब ये भी 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है, तो एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 3 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ 7, ये एक्सप्रेशन भी 1 से बड़ा हो गया। 5 माइनस 3 सब कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, आसानी से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, इस टाइप की चीज़ें हो गई। इनको रीअरेंज कर देते हैं। एफ ऑफ 5 प्लस एफ ऑफ 7 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 9 प्लस एफ ऑफ 3। तो क्या मिला हमें? 5 टू द पावर 1/7 प्लस 7 टू द पावर 1/7 9 टू द पावर 1/7 प्लस 3 टू द पावर 1/7 से बड़ा है, यानी कि x2 जो है वो बड़ा है। x2 इज ग्रेटर देन x1। क्लियर है? अरे समझ में आया किस तरह से हमने LMVT का यूज करके यहाँ पर ये सारे रिलेशन प्रूव कर दिया। क्या इसका कोई और मेथड भी है? तो देखो, एक मेथड और हमारे दिमाग में आता है, वो होता है मैक्सिमा मिनिमा, कि इनमें से कौन सा फंक्शन मैक्सिमम है, कौन सा फंक्शन कौन सा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए अगर कोई फंक्शन हमने एज्यूम किया वो इंक्रीजिंग है, मान लो दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x1 x2 से बड़ा होगा, तो एफ ऑफ x1 जो है वो एफ ऑफ x2 से बड़ा होगा। और सिमिलरली अगर डिक्रीजिंग है तो x1 x2 से बड़ा है, तो एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 से छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर सीधा सीधा कंपेयर करना है तो हमें कोई अलग फंक्शन अज्यूम करना होगा, इससे काम चलेगा नहीं, क्योंकि इसमें तो हम लोग कोई एक ही वैल्यू एक बार में रख सकते हैं। तो क्या किया जाए, एक ऐसा फंक्शन अज्यूम करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 7 फिर से यहीं पहुंचना चाह रहा हूं मैं, कहां पर? ये नेगेटिव वाली चीज़ों पे, ताकि 5 3 और 9 7 बना सकूं मैं। अब इस फंक्शन को, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखोगे तो ये हमेशा कैसा रहने वाला है? पॉजिटिव रहने वाला है। पॉजिटिव रहेगा कि नहीं रहेगा? जैसे जैसे जो भी वैल्यू रखोगे हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। भाई ये एक वैल्यू है x की, उसमें से आप उससे छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर अगर मैं एफ ऑफ 5 की बातें करूँ तो वो क्या होगा? ये हो जाएगा। और एफ ऑफ 9 की बातें करें वो कितना हो जाएगा? 7 टू द पावर 1/7। अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो क्या मिलेगा? 1/7 एक्स टू द पावर -6/7 माइनस 1/7 x माइनस 2 टू द पावर -6/7। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। 1/7 आ गया कॉमन, 1 अपॉन एक्स टू द पावर 6/7 माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 टू द पावर 6/7। अब ये एक्सप्रेशन को ध्यान से देखोगे तो क्या होगा कि x जो है वो हमेशा x माइनस 2 से बड़ा होगा। अगर x माइनस 2 से बड़ा है तो x टू द पावर 1/6 जो है वो x माइनस 2 टू द पावर 1/6 से बड़ा होगा। होगा कि नहीं होगा? और उसका रेसिप्रोकल कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। यानी कि ये जो क्वांटिटी है, ये जो f डैश x है, ये कैसा है? लेस देन 0 है। अगर ये लेस देन 0 है तो since 5 is less than 9, f of 5 will be greater than f of 9। और f of 5 क्या है? 5 to the power 1/7 माइनस 3 to the power 1/7, ग्रेटर देन होगा 9 to the power 1/7 माइनस 7 to the power 1/7। रीअरेंज कर देते हैं, 5 to the power 1/7 प्लस 7 to the power 1/7 is greater than 9 to the power 1/7 प्लस 3 to the power 1/7। ये हो गया हमारा x2, ये हो गया हमारा x1। तो यानी कि x2 x1 से बड़ा है। समझ में आई बात? यहाँ पे किस तरह से किया? x माइनस 2 से बड़ा होगा, पावर भी बड़ी होगी, रेसिप्रोकल छोटा हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था मेथड नंबर 2 इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चाहे LMVT से कर दें, चाहे इस डिफरेंशिएशन से कर दें, मोनोटोनोसिटी का यूज़ करते हुए,
दोनों ही मेथड बिल्कुल सही हैं, पूरी तरह से परफेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रीड दिस क्वेश्चन, पहले खुद से सॉल्व करो, फिर देखो कि क्या आंसर आया है। तुमने किस तरह से सॉल्व किया, मैंने किस तरह से सॉल्व किया। तो देखो समझते हैं, क्या कहा गया है कि f जो है वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, और r पर डिफाइंड है, और fx की क्या एक्सप्रेशन हमें दी हुई है, fx is x into e raised to the power minus x. Suppose a line parallel to x-axis has distinct intersection point pq with the curve y equal to fx. फिर denote the length of line segment PQ is equal to L. Beta is the value of x for which fx is a local maxima and R be the intersection of point of line x equal to beta and line PQ. तो बहुत सारी कुछ कुछ बातें हो गई। सबसे पहली चीज़ जो मुझे समझ में आई कि एक लाइन है ना जो इस कर्व को दो जगह कट कर रही है, तो पहले हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना होगा। तो ग्राफ किस तरह से प्लॉट किया जाए, एफ डैश एक्स पता कर लेते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के क्या क्या तरीके होते हैं भाई, देखो ग्राफ प्लॉट करना है ना अगर, तो सबसे पहले मैक्सिमा मिनिमा पता कर लो, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे वैल्यू पता कर लो, रूट्स पता कर लो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन पता कर लो, और प्रिसाइजली बनाना है तो ये कितना हो गया 1 माइनस एक्स, ठीक है, सॉरी एफ नॉट एफ डबल डैश एक्स, इट इज एफ एक्स ओनली, एफ डैश एक्स ओनली। तो एफ डैश एक्स जो है वो है ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये 1 से बड़ी होगी वैल्यू, देखो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, ये तो पॉजिटिव होती है। 1 से बड़े में ये डिक्रीजिंग है और 1 से छोटे में ये इंक्रीजिंग है। तो 1 पे कितनी वैल्यू आ रही है, एफ ऑफ 1 कितना है बताओ तुरंत से, 1 इंटू ई टू द पावर माइनस 1 यानी 1 बाई ई। ये 1 पे जो वैल्यू है वो 1 बाई ई है और ये है मैक्सिमम। अब एक्सट्रीम वैल्यूज यानी कि इनफाइनाइट पे क्या हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर x इक्वल टू इन्फिनिटी रख देता हूँ तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा 0, इन्फिनिटी इन्फिनिटी इंटू 0, ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गया। तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स, और एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये यही है ना एफ एक्स, अरे x अपॉन ए टू द पावर x, इसको डिफरेंशिएट कर दें एक बार, एल ऑपरेटर लगा के इन्फिनिटी रखोगे अब कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि इस तरफ ये 0 की तरफ जा रहा है। इधर देखें एफ ऑफ 0 कितना है, 0 है, इससे पहले ये हमेशा डिक्रीजिंग होगा, देखो जब जब x एक से छोटा है इंक्रीजिंग होगा, 0 पर 0 है, माइनस इन्फिनिटी पे कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी वाली लिमिट बताएं इसकी, तो x अपॉन ई टू द पावर ई टू द पावर x, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी अपॉन ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, तो वो वापस से आके ई टू द पावर इन्फिनिटी बन गया, और लिख देते हैं अच्छे से। अगले पेज पे ले लेते हैं, कोई बात नहीं। लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, तो ये क्या हो रहा है देखो, माइनस इन्फिनिटी इंटू माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी इंटू प्लस इन्फिनिटी विच इज़ माइनस इन्फिनिटी, यानी कि जब x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ग्राफ जो है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो ऐसा कुछ ग्राफ रहने वाला है। इस ग्राफ को नेक्स्ट पेज पर अच्छे से प्लॉट कर लेते हैं हम लोग। जो ग्राफ हमको गिवन है वो कुछ इस तरह से है, वन तक ही बढ़ेगा, ये जो पॉइंट है ये है x इक्वल टू 1। ये एक काम करते हैं ना, इस ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं,
क्योंकि अभी वो डायग्राम पे हमें बहुत सारा काम करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ई पर वैल्यू ये हो जाएगी, ये जो पॉइंट है ये है हमारा x इक्वल टू 1, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इधर ये जा रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ। क्लियर है? चलो, ग्राफ तो बन गया, आगे देखते हैं। अब क्या कहा जा रहा है, ये तो ग्राफ हो गया। सपोज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैज डिस्टिंक्ट इंटरसेक्शन पॉइंट पी क्यू विद द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स। एक लाइन है जो कि इस ग्राफ को दो जगह इंटरसेक्ट करती है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है। मान लेते हैं वो लाइन ये है, ठीक है। और जिन पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट है P और Q। चलो आगे देखते हैं। The curve denote the length of this line segment PQ equal to L, and beta is the value of x for which fx is local maxima। तो बीटा की वैल्यू तो मिल गई भाई हमको, यहाँ से बीटा इज इक्वल टू 1, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो है यही बीटा है, ठीक है। तो बीटा हो गया हमारा 1। लेट आर बी द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन x इक्वल टू बीटा एंड लाइन पी क्यू। चलो ठीक है, तो ये जो लेंथ है, पहली बात तो इस लेंथ के बारे में कहा गया कि ये लेंथ L है, और इस लाइन और ये जो x इक्वल टू बीटा लाइन है हमारी, ये इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कहा गया R। तो क्या बताना है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। If P and Q are abscissa of point P and Q respectively, then ordered pair PQ is। इस पॉइंट के एब्सिसा को कहा जा रहा है P, तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट हो जाएगा P, और इस पॉइंट के एब्सिसा को कहा जा रहा है Q। तो देखो, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है वो Q है, और ये जो इतनी छोटी सी लेंथ है ये है P। इसका मतलब L जो है वो कितना हो गया, Q माइनस P हो गया ना। अब देखो, L अगर Q माइनस P है और बीटा इक्वल टू 1 है, तो यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके लिखते जाते हैं। बीटा इज 1 है, L जो है वो Q माइनस P है, L हमको गिवन है। एक इक्वेशन और अगर हमें Q और P में मिल जाए तो हम लोग P और Q को सॉल्व कर लेंगे, टू इक्वेशन टू अननोन से। तो एक और इक्वेशन कहाँ से लाएं, ध्यान से देखो, ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब ये जो लेंथ होगी और ये जो लेंथ होगी ये इक्वल होगी कि नहीं। ये एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट Q है और फंक्शन क्या है, x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। और यहाँ पर इस P के लिए P कॉमा P इंटू ई टू द पावर माइनस P। ये लेंथ बराबर है, अगर लेंथ बराबर है इसका मतलब y कोऑर्डिनेट जो है वो बराबर है। क्या पता चला हमने इससे, देखो अच्छा यहाँ Q आएगा, इस Q को इधर भेज दें, P ई टू द पावर Q माइनस P लिख सकता हूँ क्या मैं इसको। और Q माइनस P क्या है, L है ना, यानी कि Q इक्वल टू P इंटू ई टू द पावर L। अब इस इक्वेशन को यहाँ पे यूज कर लेते हैं। L इक्वल टू, एक तो दिया हुआ है Q माइनस P, और एक और चीज क्या मिल गई हमको, Q इक्वल टू P इंटू ई एल, ई टू द पावर L। दो इक्वेशन दो अननोन, हो गया सॉल्व, रख दो यहाँ पर। तो L Q की जगह रख दें P ई टू द पावर L माइनस P, तो P कितना हो जाएगा, L अपॉन ई टू द पावर L माइनस 1, और इसको उठाकर फिर यहाँ रख दो, तो Q हो जाएगा L इंटू ई टू द पावर L डिवाइडेड बाई ई टू द पावर L माइनस 1। क्लियर है? अरे समझ में आया क्या क्या किया, देखो कितनी सिंपल सिंपल चीजें। सबसे पहले तो ग्राफ बनाया था, ये तो क्लियर रहना चाहिए। ग्राफ से पता चला रहा है मैक्सिमा तो 1 पर है, तो बीटा जो हो गया वो 1 हो गया। फिर आगे बढ़े, पी और क्यू की वैल्यू बतानी थी। पी और क्यू की वैल्यू बताने के लिए क्या किया जाए, दो इक्वेशन दो अननोन। पहली इक्वेशन क्या मिली हमको कि ये लेंथ जो है वो तो एल है जो कि गिवन है, तो क्यू माइनस पी हो गया एल। दूसरा कैसे लाए, ये लाइन जो थी वो कैसी थी, एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होगी। ये लेंथ क्या होगी, वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट
p इंटू ई टू द पावर माइनस पी क्यू इंटू ई टू द पावर माइनस क्यू, दोनों को इक्वेट कर दिया, एक और रिलेशन ले आए, दो इक्वेशन दो अननोन, बड़ी आसानी से हमने पता कर लिया कि e टू द पावर l अपॉन l माइनस वन और l इंटू ई टू द पावर l अपॉन ई टू द पावर l माइनस वन जो है वो हमारा आंसर है। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट इस पैराग्राफ का। आगे बढ़ते हैं, वही सारी चीजें हैं। अब क्या कहा जा रहा है, इफ अल्फा डिनोट्स द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन कैसे पता करते हैं, x इंटू ई टू द पावर माइनस सिक्स, दो बार डिफ्रेंशिएट करना होता है। x का डिफ्रेंशिएशन वन प्लस x ई टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन ये हो गया। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स, फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस हो जाएगा, और माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन वन। यहाँ से क्या मिला हमको, माइनस टू टाइम्स ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, एफ डबल डैश एक्स ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लें तो एक्स माइनस टू। कहाँ जीरो हो रहा है, x इक्वल टू टू पर, यानी x इक्वल टू टू क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन हो गया। अगर ग्राफ पर जाएं तो ये यहाँ पर जहाँ पर मैं कर्वेचर को हल्का सा चेंज किया हूँ ये पॉइंट हो जाएगा टू। इसका मतलब अल्फा कितना हो गया, टू हो गया। और बीटा ऑलरेडी हमें पता है वन है, तो अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। सिंपल हो गई ना चीज़ें। देखो एक बार ग्राफ बना लिया, अच्छे से सारी चीज़ें मार्क कर दी, तो फिर ज़्यादा कुछ क्वेश्चन में बच नहीं जाता है। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कहा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड गुड। पी आर आर क्यू, पी आर आर क्यू, पी आर आर क्यू से बड़ा है, पी आर आर क्यू से छोटा है, पी आर आर क्यू से बराबर है। Trigonometry between PR and RQ depend upon the distance between the line PQ and x-axis। कि भाई PR बड़ा है या RQ बड़ा है, ये डिपेंड करेगा कि वो लाइन किस जगह कट कर रही है, ऐसा कुछ बताओ। चलो देखो PR और RQ है क्या आखिर, फिर से ग्राफ पर आते हैं। ये पॉइंट R है, तो PR की बातें करें अगर, यहां तक लेंथ कितनी है, वन है, तो पी आर हो जाएगा वन माइनस पी। और आर क्यू की बातें करें तो आर क्यू हो जाएगा इतनी लेंथ, यानी कि क्यू माइनस वन। तो पी आर और आर क्यू, अब अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक बात कही थी कि जब दो चीज़ों को कंपेयर करना हो तो उनका डिफरेंस कंसीडर करो। अगर डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है फर्स्ट एक्सप्रेशन पॉजिटिव, फर्स्ट एक्सप्रेशन बड़ा होगा, नेगेटिव आ रहा है सेकंड एक्सप्रेशन बड़ा होगा। तो यहाँ पर भी मैं इन दोनों को कंपेयर करना चाहता हूँ, पी आर और आर क्यू को। तो देखते हैं, पी आर माइनस आर क्यू कंसिडर करते हैं। पी आर क्या बताया था हमने, वन माइनस पी। क्यू आर क्या था, क्यू माइनस वन। तो ये क्या हो गया, टू माइनस पी माइनस क्यू। ठीक है, अब देखो इस क्वांटिटी को थोड़ी देर के लिए मैं बोल देता हूँ एस, ऐसे। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को हमें कंपेयर करना है, तो P और Q की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं। P की कितनी वैल्यू थी, L अपॉन ई टू द पावर L माइनस वन। Q की क्या वैल्यू थी, L इंटू ई टू द पावर L अपॉन ई टू द पावर L माइनस वन। इसको हमें डिफरेंशिएट करना होगा ताकि हमें ये पता चल पाए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इस फंक्शन की वैल्यू जीरो से बड़ी है या छोटी है। देखो समझना क्या करना चाह रहा हूँ मैं, पी आर माइनस आर क्यू है ना, इसको पॉजिटिव नेगेटिव लाना चाह रहा हूँ। इसको पॉजिटिव नेगेटिव लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन को पॉजिटिव नेगेटिव पता करना पड़ेगा। अब ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता किया जाए, तो अगर हमें ये पता चल गया, मान लो कि हमेशा इंक्रीजिंग है
और इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। या हमें ऐसा पता चल जाए कि ये डिक्रीजिंग है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है कि इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू पता कर ली जाए और ये पता कर लिया जाए कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो ये दोनों ही चीज़ें पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एल। तो पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं डिफ्रेंशिएट करने से पहले, ताकि थोड़ा आसान हो जाए काम। क्या किया जाए, एलसीएम ले लिया जाए। तो 2 इंटू ई टू द पावर एल माइनस 2 माइनस एल माइनस एल इंटू ई टू द पावर एल। इस ई टू द पावर एल को कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 2 माइनस एल माइनस 2 माइनस एल डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एल माइनस 1। अब ये ई टू द पावर एल माइनस 1 तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये एलसीएम लेने से फ़ायदा क्या हुआ, एलसीएम लेने से फ़ायदा ये हुआ कि हमें केवल ये ऊपर वाले एक्सप्रेशन को समझना है। अब ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन कैसा है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, क्योंकि नीचे वाला एक्सप्रेशन तो हमेशा पॉजिटिव है ही। तो ये जो ऊपर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, इसको अलग से लिख लेते हैं। क्या था एक्सप्रेशन, एल इंटू 2 माइनस एल e to the power l into 2 minus l, e to the power l into 2 minus l माइनस 2 माइनस l। इसको हमें कंसीडर करना है। ये s का जो सब पार्ट है, ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है, इसको मैं अलग से मान लेता हूँ कि ये कुछ s ऑफ l है, या कुछ भी नाम देना है। देखो एस हमने वहाँ ले लिया था, तो इसको कुछ पी ऑलरेडी यूज हो रहा है क्वेश्चन में, टी मान लेते हैं। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसको समझना है हमें। तो कैसे किया जाए, इसको कर देते हैं डिफरेंशिएट। तो इसको डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा, अरे बड़ा सिंपल है, सीधा सीधा एल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, पूरा फंक्शन ही एल का है। तो डी टी डिवाइडेड बाई डी एल e to the power l differentiation of 2 minus l will be minus 1 plus 2 minus l e to the power l differentiation of 2 will be 0, differentiation of l will be minus 1। तो ये क्या मिल गया हमको, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस 2 e to the power l माइनस l e to the power l माइनस 1। ये है हमारा dt by dl। या dt by dl लिखने की जगह इसको लिखते हैं t डैश। ये हो जाएगा हमारा t ऑफ l, ये हो जाएगा t डैश l। अब देखो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया जाए t डैश l को, ये हो जाएगा e टू द पावर l माइनस l e टू द पावर l माइनस 1। अभी बता सकते हो क्या कि ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? यहाँ तो हम कुछ कमेंट नहीं कर पा रहे थे। कहाँ पर, यहाँ पर हम कोई कमेंट नहीं कर पा रहे थे कि न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्योंकि l जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है, एक डिस्टेंस है, वो 2 से बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। यहाँ पर सभी प्रकार की वैल्यू पॉसिबल है इस एक्सप्रेशन की। लेकिन क्या इसमें भी ऐसा ही है, क्या ये भी पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ हो सकता है? तो ध्यान से देखें तो ये भी हो सकता है, e टू द पावर l इंटू 1 माइनस एल माइनस 1 लिखा हुआ है t डैश l, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव सारी वैल्यू ले सकता है। तो क्या किया जाए, चलो एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। यहाँ सीखना कि इनइक्वलिटीज को कैसे प्रूव किया जाता है, फर्दर डिफरेंशिएट करके। इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, ये हो जाएगा e टू द पावर l, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एल हो जाएगा माइनस 1, प्लस 1 माइनस एल डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर l, e टू द पावर l 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस e टू द पावर l प्लस e टू द पावर l माइनस l e टू द पावर l, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर हम श्योरिटी से कह सकते हैं कि ये एक नेगेटिव एक्सप्रेशन है। l एक पॉजिटिव वैल्यू है, e टू द पावर l पॉजिटिव वैल्यू है, और दोनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है माइनस के साथ, तो ये एक नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब
टी डैश एल जो है वो कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। टी डबल डैश एल जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब टी डैश एल जो है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब देखो एल जो है वो हमेशा जीरो से बड़ा है, तो टी डैश एल जो है वो हमेशा छोटा होगा टी डैश जीरो से। तो टी डैश जीरो क्या है होगा? टी डैश जीरो यानी कि इस एक्सप्रेशन में हम लोग जीरो रख दें, अगर इस एक्सप्रेशन में जीरो रख दें तो टी डैश जीरो हो जाएगा ई टू द पावर जीरो माइनस वन, जो कि हो गया वन माइनस वन यानी कि जीरो। इसका मतलब टी डैश एल जो है वो भी जीरो से हमेशा छोटा है, टी डैश एल नेगेटिव है। इससे हमें क्या पता चलता है कि टी एल एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब टी एल एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, एल अगर जीरो से बड़ा है तो टी ऑफ एल जो है वो टी ऑफ जीरो से छोटा हो जाएगा। अब टी ऑफ जीरो क्या है बताओ? टी ऑफ जीरो इस एक्सप्रेशन में जीरो रख दिया जाए, इस एक्सप्रेशन में अगर मैं जीरो रख देता हूँ तो ये ई टू द पावर जीरो इंटू टू माइनस जीरो माइनस टू माइनस जीरो, तो ये फिर से जीरो हो गया। वन इंटू टू माइनस टू, अब ये अगर जीरो से छोटा हो गया इसका मतलब टी ऑफ एल जो है वो नेगेटिव है। ये नेगेटिव है तो पीछे जाते हैं, यहाँ जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है न्यूमरेटर में वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एल। यानी कि ये जो एस एक्सप्रेशन है हमारा वो एस एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब एस एक्सप्रेशन अगर नेगेटिव है इसका मतलब पी आर माइनस आर क्यू जो है वो नेगेटिव है। इसका मतलब आर क्यू जो है बड़ा होगा पी आर से, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लेंथ ऑफ एल, तो आर क्यू इज ग्रेटर। सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The global maximum value of f of x equal to cot of x minus root 2 cosec x in the interval 0 to pi is equal to। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तुरंत से सॉल्व कर दो, फर्स्ट अटेम्प्ट में करेक्ट आना चाहिए। देखो एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं? कॉस बाई साइन, और ये वन बाई साइन, तो कॉस एक्स माइनस रूट टू अपॉन साइन एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स, भाई मैक्सिमा मिनिमा बताना है तो या तो ग्राफ बनाना है या डिफरेंशिएट करना है। ग्राफ नहीं बनाना चाहेंगे हम, इसका डिफरेंशिएट करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स, sin x differentiation of cos x will be minus sin x, so it will become sin square x minus cos x minus root 2 differentiation of sin x will be cos x। f dash x क्या हो जाने वाला है? माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस रूट टू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। ये एफ डैश एक्स हो जाएगा रूट टू कॉस एक्स माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब बताओ एफ डैश एक्स जीरो कब होगा? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो तब होगा जब रूट टू कॉस एक्स इज इक्वल टू वन होगा, कॉस एक्स वन बाई रूट टू होगा, और एक्स जो है वो क्या होगा? जीरो से पाई के बीच में ये केवल पॉसिबिलिटी जो है वो है पाई बाई फोर, यानी कि x इक्वल टू पाई बाई फोर एक पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा है। इट कैन बी आइदर मैक्सिमा और मिनिमा, इट कैन बी ग्लोबल मैक्सिमा, इट कैन बी ग्लोबल मिनिमा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि क्या ये पॉइंट जो है मैक्सिमा मिनिमा है या ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा है। तो किस तरह से पता किया जाता है? पहले तो हम लोग इसको समझते हैं कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स जो था वो क्या था? रूट टू कॉस एक्स माइनस वन अपन साइन स्क्वायर एक्स।
कॉस का ग्राफ देखते हैं। ये है पाई बाई टू, ये है पाई, पाई बाई फोर पे ये 1/√2 हो रहा था। अब अगर पाई बाई फोर से छोटी वैल्यू रखोगे तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाएगा, और पाई बाई फोर से बड़ी वैल्यू रखोगे तो ये एक्सप्रेशन जो है वो 1/√2 से छोटा हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ बढ़ रहा था, बढ़ते 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 घटने लग गया। ये जो पॉइंट है वो कैसा पॉइंट हो गया, x इक्वल टू पाई बाई फोर इज मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा है, ये बात तो क्लियर हो गई। ग्लोबल है कि नहीं है ये कैसे क्लियर करोगे, तो क्या किया जाता है, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा कैसे पता किया जाता है, एक तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पता कर लो सारे, और इसके अलावा जो एंड पॉइंट है, जो इंटरवल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं उसके जो एंड पॉइंट है, बिगनिंग वाला और एंड वाला, जहाँ से फंक्शन, जहाँ से इंटरवल स्टार्ट हो रहा है लास्ट है, उन पर भी फंक्शन की वैल्यू पता कर ली जाए। तो जीरो और पाई डायरेक्ट रख नहीं सकते, इंक्लूडेड नहीं है डोमेन में, तो जीरो पर लिमिटिंग वैल्यू पता कर लो, पाई पर लिमिटिंग वैल्यू पता कर लो, ठीक है। इस एक्सप्रेशन की, किस एक्सप्रेशन की, एफ एक्स की। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है कॉस एक्स माइनस रूट टू अपॉन साइन एक्स। तो ये बताओ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस एफ एक्स कितना होगा, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई माइनस एफ एक्स कितना होगा। जीरो से जस्ट थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, और जीरो से जस्ट पाई से थोड़ी सी छोटी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस कॉस एक्स माइनस रूट टू अपॉन साइन एक्स। अब देखो दोनों ग्राफ बनाता हूं मैं। यह है हमारा कॉस जीरो से पाई में, और यह है हमारा साइन जीरो से पाई में। कॉस एक्स माइनस रूट टू, जीरो से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लें तो ये 1 होगा, यानी कि 1 माइनस रूट टू एक नेगेटिव वैल्यू है, डिवाइडेड बाय जीरो से थोड़े से बड़े पर ये जा रहा है टेंडिंग टू जीरो प्लस, क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। एक नेगेटिव वैल्यू को बहुत छोटी पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड किया जा रहा है, ये हो जाता प्लस इन्फिनिटी इंटू एक नेगेटिव वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, यानी कि एफ एक्स, जब एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स जीरो प्लस इट अप्रोचेस टूवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी। अब यहाँ पर आते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई माइनस कॉस एक्स माइनस रूट टू अपॉन साइन एक्स। इसको समझो, अगर पाई से थोड़े से छोटे की बात करें तो ये तो नेगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव फिर से नेगेटिव हो गया, और साइन एक्स पाई से थोड़े से छोटे पे फिर अप्रोचिंग टूवर्ड्स जीरो प्लस, तो ये अभी भी माइनस इन्फिनिटी है। यानी कि जो दोनों एंड पॉइंट है वो दोनों एंड पॉइंट किस तरफ जा रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, और बीच में पाई बाई फोर पे हमें मैक्सिमा मिल रहा है। पाई बाई फोर पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, पाई बाई फोर पे फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ पाई बाई फोर कॉट पाई बाई फोर 1 रूट टू कॉस पाई बाई फोर 1 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ग्राफ अगर हल्का फुल्का बनाना चाहें इस फंक्शन का तो ऐसा कुछ होगा, जीरो पर भी माइनस इन्फिनिटी, पाई बाई फोर पर -1 और फिर से माइनस इन्फिनिटी। ये एक रफ ग्राफ हो गया, ठीक है। चलो सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आप सभी इसको सॉल्व कर पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर से ये एक पैराग्राफ क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करें, एक बार पैराग्राफ को समझें, फिर सॉल्व करने की कोशिश करें। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, gx एक फंक्शन है जो कि इस तरह से है, ठीक है। सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है। gx क्या है, एक्स क्यूब प्लस जी डबल डैश 1x स्क्वायर, और फिर 3 टाइम्स जी डैश 1 माइनस जी डबल डैश 1 माइनस 1x प्लस 3 जी डैश 1, और एफ एक्स क्या है, x इंटू जी एक्स माइनस 12x प्लस 1, और एफ एक्स जो है वो एच एक्स होल स्क्वायर के बराबर भी है, और h of 0 1 भी है। तो एफ एक्स जो फंक्शन है वो
वो क्या करता है, इसमें से कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा रखता है। तो हमें फंक्शन तो पता करना यहाँ पर पड़ेगा। अब इसको किस तरह से किया जाए, अगर एफ एक्स पता करना है तो पहले जी एक्स पता करना ज़रूरी है, ठीक है। और जी एक्स क्या है, इस चीज़ को हम लोग उठाते हैं, एक नई स्लाइड पर लेते हैं। एक्स क्यूब जी डबल डैश वन एक्स स्क्वायर, जी एक्स इज एक्स क्यूब जी डबल डैश वन एक्स स्क्वायर, 3g dash 1 minus g double dash 1, 3g dash 1 minus g double dash 1, minus 1x, minus 1x, then 3g dash 1. क्लियर है? ओके, अब देखो यहाँ पर क्या किया जाता है, इस टाइप के सिचुएशन में जब ऐसी चीज़ें दे दी जाए कि एक पॉलिनोमियल के अंदर उसी के डिफरेंशिएशन के कुछ पॉइंट्स का वैल्यू रख दिया जाए, तो इनको कुछ अज्यूम कर लो। मान लो जी डैश वन ए है, जी डबल डैश वन बी है, तो ये क्या हो जाएगा, जी एक्स विल बी एक्स क्यूब, जी डबल डैश वन विल बी बी एक्स स्क्वायर प्लस 3g डैश वन माइनस जी डबल डैश वन माइनस वन, सॉरी इनकी भी वैल्यू रख देते हैं हम लोग, 3a माइनस बी माइनस वन एक्स प्लस 3a। ठीक है, अब देखो अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं g डैश एक्स, तो क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 3a माइनस बी माइनस वन, और इसमें x इक्वल टू 1 लिख दें तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2b प्लस 3a माइनस बी माइनस वन, जो कि बन जाएगा 3a प्लस बी प्लस टू इक्वल टू 0 और 3a प्लस बी इक्वल टू माइनस वन, इक्वेशन नंबर 1। जी डैश एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, जी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 2b। अब इसमें मैं अगर 1 लिख दूं तो ये हो जाएगा जी डबल डैश वन विल बी 6 प्लस 2b, और ये कितना है, b है, तो यहाँ से b कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब b की वैल्यू यहाँ रख दें तो क्या मिलेगा हमको, 3a प्लस बी प्लस टू था, जी वन ए था, तो एक्चुअली ये 0 नहीं होगा, ये a होगा, और ये भी 1 नहीं -2 होगा, ये हो जाएगा a, और फिर से लिख ही देते हैं इसको, ये हो जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू -2। अब ये वैल्यू यहाँ रख दी जाए तो ये हो जाएगा 2a माइनस 6 इक्वल टू -2, तो a इक्वल टू हो गया 2। अब a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू -6 है, तो जी एक्स क्या हो जाएगा बताओ, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और 3 इंटू टू 6 प्लस 6 12 माइनस 1 11x प्लस 3a 6, तो ये हो गया हमारा gx। अब ये gx मिल गया है हमको, तो हमें fx भी मिल जाएगा। fx कैसे मिलता है, gx में x मल्टीप्लाई करो -12x प्लस 1, fx है x इंटू जी एक्स -12x प्लस 1, मल्टीप्लाई कर दो x टू द पावर 4 प्लस 11x स्क्वायर प्लस 6x -12x प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, fx x टू द पावर 4 -6x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर और प्लस 6x -12x -6x प्लस 1। अब इस एक्सप्रेशन का, इस fx का हमें मैक्सिमा मिनिमा बताना है, तो क्या किया जाए, इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए। लेकिन एक चीज़ और देखो, यहाँ पर हमें ना
ये दिया हुआ है कि ये एक एक्सप्रेशन का परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हम इसे पहले परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें तो शायद मैक्सिमा मिनिमा निकालना हमारे लिए थोड़ा और इजी हो जाए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि ये एक 4 डिग्री की इक्वेशन है, एक 4 डिग्री इक्वेशन है। 4 डिग्री इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे क्यूबिक मिलेगा, और क्यूबिक के रूट्स पता करना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ। इस x⁴ को अलग लेते हैं, तो ये x² का स्क्वायर हो जाएगा +1। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, एक 2x² मिल जाए तो ठीक है। अब बाकी चीज़ों को अलग कर देते हैं। 6x³ 9x² -6x। अब ये देखो, ये बन गया एक परफेक्ट स्क्वायर छोटा सा यहाँ पर, x² +1 का होल स्क्वायर। x² +1 कहीं और दिख रहा है क्या? देखो, इन दोनों में से अगर एक 6x कॉमन ले लिया जाए तो अब क्या दिख रहा है, x² +1। और ये क्या लिखा हुआ है, 9x² 3x का होल स्क्वायर। तो ये एक्चुअली में क्या दिया हुआ है, x² +1 -3x होल स्क्वायर। तो fx जो है वो एक क्वाड्रेटिक का होल स्क्वायर है, जो कि है x² -3x +1 होल स्क्वायर। जहाँ पर ये hx जो है वो मिल गया हमको x² -3x +1। सारे फंक्शन मिल गए, hx मिल गया, fx मिल गया, gx मिल गया। अब क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ रहा नहीं। क्या पूछा जा रहा है, y = fx है, मैक्सिमा मिनिमा क्या है इसके पास। तो fx ये रहा, f' क्या हो जाएगा बताओ, 2 times x² -3x +1, and then differentiation of this will be 2x - 3। अब इससे दो रूट पता करें तो ये हो जाता है 3 ± b² 9 - 4 5 डिवाइडेड बाई 2, इसके रूट्स। और इससे मिलता है हमें 3/2। तो ये हो रहा है 3 - 2.23 डिवाइडेड बाई 2, 3 + 2.23 डिवाइडेड बाई 2 और 3/2। अगर इनको हम अरेंज कर दें तो 3/2 मान लो यहाँ है 1.5, तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 से छोटा हो जाएगा और ये 1.5 से बड़ा हो जाएगा। तो ये 3 - √5/2 और 3 + √5/3। जरूरत नहीं थी इस तरह से लिखने की, सीधा ही पता चल जाता। प्लस माइनस, यानी कि डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज, यानी कि एक तो मिलने वाला है मैक्सिमा और दो मिलने वाले हैं मिनिमा। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक मैक्सिमा 2 मिनिमा, एग्जैक्टली 1 लोकल मैक्सिमा एंड 2 लोकल मिनिमा। थर्ड विल बी दी करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर फंक्शन gx। तो gx भी हम जानते हैं, बड़ी आसानी से बता देंगे सारी चीज़ें। क्या है gx फंक्शन? gx फंक्शन है x³ -6x²। एक बार देख लेते हैं कोई गलती ना हो, कहाँ गया, ये रहा, x³ -6x² +11x +6 -6x² +11x +6 -6x²। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। यहाँ पर डिफरेंशिएशन इजी है क्योंकि डिफरेंशिएट करने के बाद क्वाड्रेटिक मिलेगी जिसको हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। ये हो गया 3x² -12x +11। तो g' क्या रूट कब क्या क्या हो रहे हैं, एक हो रहा है 12 ± b² 144 -4 × 3 12, 12 × 11 132 डिवाइडेड बाई 6। तो ये हो रहा है 12 + √12 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि 2 ± इसको अंडर रूट में भेज दें 36, तो ये हो जाएगा 1/√3। तो जो दो रूट आ रहे हैं वो आ रहा है एक 2 - 1/√3 और एक आ रहा है 2 + 1/√3, प्लस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीज होगा और फिर इंक्रीज होगा। चलो ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है, मोनोटोनिकली डिक्रीजेज इन -∞ to -1/√3। तो -∞ से -1/√3 में तो एक्चुअली ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। इन्होंने कहा कि -∞ से टू -1/√3 में डिक्रीज हो रहा है और फिर 2 + √3 से इन्फिनिटी में फिर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन दोनों जगह क्या है, इंक्रीज है। तो ये ऑप्शन गलत। इंक्रीजेज इन
दिस इंटरवल, बट इस इंटरवल में तो डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरे पे आते हैं, देयर एग्जिस्ट exactly one tangent to y equal to gx which is parallel to chord joining points 1 comma g1 and 3 comma g3। तो पहले हमें इन दो चीज़ों को लाना होगा। तो देखो ये रफ ग्राफ ऐसा ही कुछ रहने वाला है ना, यही चीज़ रहेगी, ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से आएगा यहाँ तक बढ़ेगा, फिर उसके बाद नेगेटिव यानी कि डिक्रीज करेगा, फिर बढ़ने लग जाएगा। ठीक, अब देखो जी ऑफ 1 कितना है, 1 माइनस 6 प्लस 11 प्लस 6 12, तो पॉइंट हो गया 1 कॉमा 12। जी ऑफ 3 कितना है, 27 माइनस 54 प्लस 33 प्लस 6 66 6 12, फिर से 12, यानी कि ये जो दो पॉइंट है ना, ये ग्राफ कुछ ऐसा रहने वाला है। ठीक है, 1 पर भी वैल्यू 12 है और 3 पर भी वैल्यू 12 है। ठीक है, ये 2 प्लस 1/√3 और 2 माइनस 1/√3, यानी 1 तो इससे भी पहले रहेगा और 3 इसके बाद रहेगा। ये है हमारा 2 माइनस 1/√3 और ये पॉइंट है 1 पर वैल्यू 12 है और 3 पर भी वैल्यू 12 है। अब कहा जा रहा है कि देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन टेंजेंट विच इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग पॉइंट 1 and 3। तो क्या ये सही बात है क्या, ये कॉर्ड तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ऐसी दो टेंजेंट पॉसिबल है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, जो कि इसके पैरेलल हो, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो भी गलत है। फोर्थ पर आते हैं, देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट लैग्रेंजेस मीन वैल्यू इन 0 to 4 फॉर y इक्वल टू जी एक्स। तो कैसे पता करेंगे भाई, कि ये पूछा जा रहा है कि f4 अपॉन f0 अपॉन 4 माइनस 0 इज इक्वल टू g, सब जगह g लिख दो, g g g। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो c की दो वैल्यू पॉसिबल है, तो g4 पता करेंगे, g0 पता करेंगे, G4, ये है हमारा Gx, इसमें 4 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 6 इंटू 16 प्लस 44 प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा 50 एंड माइनस 32 18। G4 जो हो रहा है वो हो रहा है 18 और G डैश G0 कितना होगा, G0 हो जाएगा x की जगह अगर 0 लिख दिया जाए तो हमको मिलेगा 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 6। इसका मतलब अगर LMVT लगाएं तो क्या मिल जाएगा हमको, G0 है 6, G4 माइनस G0 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 0 इज इक्वल टू G डैश C। ये हो जाएगा 18 माइनस 6/4 और G डैश C कितना होगा, G डैश C हो जाएगा, यहाँ पर C रख देते हैं, 3C स्क्वायर माइनस 12C प्लस 11, 3C स्क्वायर माइनस 12C प्लस 11, ये हो गया 12/3 3, 12/4 3 और ये हो जाएगा 8। अब इसके कितने रूट पॉसिबल हैं, तो 12 प्लस माइनस 144 माइनस 96 डिवाइडेड बाई 6, तो दो वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, क्या वैल्यूज है उनसे हमको कोई मतलब नहीं है, हमसे ये पूछा गया था देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली टू डिस्टेंट लैग्रेंजेस मीन वैल्यूज इन 0 to 4, जो कि सही बात है, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलो तो देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तीनों पार्ट हमने बहुत अच्छे से सॉल्व किए। क्या किया गया सबसे पहले, अच्छा ये सेकंड पार्ट है, एक पार्ट और है शायद अभी,
तो देखो इसमें क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड गुड फॉर y इक्वल टू जी एक्स। यहाँ करेक्ट करो इसको, जी एक्स की जगह एच एक्स करो। ठीक है, जी एक्स के बारे में सारी बातें कर ली है हमने। तो एच एक्स क्या था, तो एच एक्स के बारे में हम लोग बात करें तो एच एक्स है ये, तो एच डैश एक्स कितना हो जाएगा भाई हमारा 2x-3। ये एक क्वाड्रेटिक है, जीरो पर वैल्यू हो रही है इसकी 1। यह है इन्फ्लेशन पॉइंट इसका, या ये पॉइंट हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 3/2, जीरो पर वैल्यू है 1। ठीक है, तो देखो ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट बिल्कुल गलत बात हो गई, ये पॉइंट है जीरो। और 3 पर कितनी वैल्यू आ रही है ये भी देख लेते हैं, एच ऑफ 3 हो जाएगा 9 + 1 - 9, यानी कि फिर से 1। तो एग्जैक्टली वन क्रिटिकल पॉइंट गलत, नो इन्फ्लेक्शन पॉइंट गलत, एग्जैक्टली वन रियल रूट गलत, एग्जैक्टली वन टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो अभी ये हो गया डन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है? अगर किसी को किसी में डाउट रह गया है तो एक बार फिर से पीछे जाकर वीडियो को देखें और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है हम लोगों को, एक ट्राइंगल है जिसके वर्टाइसेस से ए बी सी, उसका एरिया दे दिया, उनके कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं। अ पैरेललोग्राम ए एफ डी इज ड्रॉन विद वर्टाइसेस डी ई एंड एफ ऑन द लाइन सेगमेंट्स बी सी सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए एफ डी ई। तो पॉज करो, एक बार सॉल्व करो। देखो सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, एक ट्राइंगल यहाँ पे प्लॉट ड्रॉ कर लेते हैं। ये ले लेते हैं हम ए बी सी ट्राइंगल। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक पैरेललोग्राम बनाया गया ए एफ डी ई, जहाँ पर डी एफ जो है वो, इसको अगर ए कह दें, बी कह दें, सी कह दें, तो डी जो है वो बी सी पर है, और ई जो है वो सी ए पर है, और एफ जो है वो ए बी पर है। इस तरह की कुछ सिचुएशन यहाँ दी हुई है, ये एक पैरेललोग्राम है, ये हो जाएगा एंगल ए। ठीक है, अब हमें बताना है फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए एफ डी ई। इनके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स पता है, ये है 1, -1, ये है 4, -2, और ये है 9, 3। ठीक है, अब क्या किया जाए, सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किए जाएं ताकि हम लोग मैक्सिमम मिनिमा की बातें कर पाएँ। मान लेते हैं ये जो साइड है ना, इसकी लेंथ x है, तो पैरेललोग्राम में तो ये भी x हो जाएगा। इस साइड को बोल देते हैं ये y है, तो पैरेललोग्राम में तो ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा ना। अब देखो कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन तो होते ही हैं, a के सामने वाली साइड a है, b के सामने वाली b है, तो ये y है, तो ये बची हुई चीज़ें कितनी हो जाएंगी, b - y हो जाएंगी, और ये x है तो ये c - x हो जाएगा। ठीक है, अगर ये एंगल a है और ये पैरेललोग्राम है तो ये एंगल भी a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये एंगल कॉमन है दोनों में से, तो तीसरा एंगल ये, और ये भी बराबर हो जाएगा, ये b है ये भी b हो जाएगा। इसका मतलब ये ट्राइंगल ए बी सी और ये सी डी ई कैसे हो गए, सिमिलर ट्राइंगल हो गए क्या। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ई। ठीक है, अब देखो क्या किया जाए, अगर ये सिमिलर हैं तो यहाँ से कुछ कुछ रिलेशन हम लोग पता कर सकते हैं। इस छोटे वाले ट्राइंगल की साइड है b - y, और बड़े वाले की है b, इज इक्वल टू इस छोटे वाले की ये है x, और बड़े वाले की ये साइड हो जाएगी c। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। क्या करने की कोशिश की जा रही है समझना। देखो एरिया हमें पता करना है इस क्वाड्रिलेटरल का, इस पैरेललोग्राम का। एरिया कैसे पता किया जा सकता है, अगर इन दोनों डायगोनल को ऐड कर दें तो इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया को ऐड कर दें, ये दोनों इक्वल एरिया होते हैं। तो कोई एक एरिया पता कर लें, उसको डबल कर दें तो हमें एरिया मिल जाएगा। तो इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया को अगर मैं ए कहूँ तो ए कितना होगा
2 टाइम्स ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया, और वो कितना होगा, एक्स वाई साइन ए। ठीक है, अब एक्चुअली x और y दोनों वेरिएबल हैं। अगर x और y दोनों वेरिएबल है तो हम इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। तो पूरे एक्सप्रेशन को पहले या तो पूरा x में ले आओ या पूरा y में ले आओ, इसीलिए हमें ये रिलेशन काम में आएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से या तो x की वैल्यू रख दी जाए या y की वैल्यू रख दी जाए। तो क्या करते हैं कि x की वैल्यू सिंपल दिख रही है, उठा के रख देते हैं। ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या मिलेगा, x की जगह लिख देता हूँ मैं c b माइनस वाई बाई बी इंटू वाई साइन ए। अब a जो एंगल है वो फिक्स है। अच्छा, ये डबल डबल हो गया, देखो इस एंगल को इसके साथ मिक्स नहीं करना है, इस a को बोल देते हैं डेल्टा। लो, ठीक है। अब क्या किया जाए, कांस्टेंट वगैरह को साइड में रखते हैं, सी बी साइन ए, और बाकी चीज़ों को, वेरिएबल्स को एक साथ रखते हैं। मैक्सिमा मिनिमा पता करना है, वेरिएबल क्या बचा, y, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं डेल्टा को विद रिस्पेक्ट टू y। क्या मिलने वाला है, ये तो कांस्टेंट तो ऐसे कैसे छोड़ दो, b माइनस 2y इंटू सम k कांस्टेंट, इसको अगर जीरो के इक्वेट कर दें तो y कितना आ गया, b बाई टू, यानी कि y जब b बाई टू होगा तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अगर y की वैल्यू b बाई टू रख दें तो कितना हो जाएगा, b माइनस बी बाई टू अपॉन बी इक्वल टू एक्स बाई सी, b बाई टू 1 बाई टू c बाई टू, यानी x जब b बाई टू होगा और y c बाई टू होगा तो एरिया मैक्सिमम होगा। अब एरिया क्या है, एरिया है एक्स वाई साइन ए, और इसकी जगह b बाई टू, इसकी जगह c बाई टू, तो बी सी बाई फोर। अब हम क्या साइड्स निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं क्या, या अगर हमें तीनों वर्टेक्स दिए हुए हैं तो साइड और एंगल पता कर सकते हो क्या। अब ये देखो 8 और 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 और 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी कुछ कुछ हो जाएगा, और फिर साइन रूल से साइन निकालना पड़ेगा। तो ज़्यादा बढ़िया मेथड क्या है कि कोऑर्डिनेट वाला फार्मूला यूज़ कर लो। इसको मैं लिख देता हूँ 1/2 इंटू 1/2 बी सी साइन ए। अब ये बी सी साइन है क्या चीज़ है पता है क्या, 1/2 बी सी साइन है, ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी पता करने का तो एक और तरीका है हमारे पास, वो क्या है बताओ, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, यानी कि 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1, 9 3 1 एंड 4 माइनस 2 1, यही है ना भाई, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 9 3 1 माइनस 1। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं, या पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, -8 -4 0 5 5 0 4 माइनस 2 1, तो 1/2 -40 प्लस 20, 1/2, ये हो जाएगा -20। सब मॉड्यूलस लगा होता है एक बाहर, एरिया पॉजिटिव रखना होता है हमेशा हमको। ये आंसर हो जाएगा 10 -10। और इससे हमें क्या पता चला, जो डेल्टा है हमारा वो 1/2 इंटू 10 और इक्वल टू 5। क्लियर है, चलो। तो क्या पता चला हमको कि ये जो मैक्सिमम एरिया है वो 5 होगा, और ये जब होगा जब ये x हाफ ऑफ दिस साइड और y हाफ ऑफ दिस साइड हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, और फिर देखो क्या आंसर आता है। तो देखो क्या दिया हुआ है, f इज अ कंटिन्यूस फंक्शन एंड सेटिस्फाई f डैश x ग्रेटर देन 0, यानी f डैश x जो है वो पॉजिटिव है, f x जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, किसमें, -∞ to ∞, सब जगह। एंड द वैल्यू ऑफ f डबल डैश x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 to ∞ इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन।
इफ लिमिट इज दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखो क्या किया जाए, सबसे पहला काम है हमारा ये पता करना कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि एफ डबल डैश एक्स जो है वो कैसा है। एफ डबल डैश एक्स के साइन से हमें पता चलेगा कॉन्केविटी अपवर्ड है डाउनवर्ड है, एफ डैश एक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें इस पर्टिकुलर वैल्यू से पता चलेगी। तो देखो यहाँ पर दो ग्राफ हैं, e टू द पावर माइनस मॉड एक्स, तो e टू द पावर x का ग्राफ कैसा होता है, माइनस एक्स का, ये है e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ। जब हम लोग मॉड लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसा ग्राफ पॉजिटिव साइड है वैसा ही नेगेटिव साइड बना देते हैं। तो ये पॉजिटिव साइड वाला नेगेटिव साइड वाला ग्राफ पूरा हटा देता हूँ और इसकी जगह क्या कर देता हूँ, पॉजिटिव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफ किसका, e टू द पावर माइनस मॉड एक्स का। अब क्या किया गया, +2 कर दिया गया, यानी कि इस ग्राफ को पूरा दो यूनिट से शिफ्ट कर दिया गया। ये सारे रखते हैं, चलो इसको ऐसे ही रखते हैं और इस तरह से ये कर देते हैं। अब अगर 2 यूनिट से शिफ्ट कर दें तो 2 यूनिट से शिफ्ट करने के बाद ग्राफ कैसा हो जाएगा, हो जाएगा इस तरह से कुछ। पहले मिनिमम वैल्यू कितनी थी, 0 तक जा रही थी, अब मिनिमम वैल्यू कहाँ जाएगी, ये 2 तक जाएगी। ये कुछ नेचर रहने वाला है ग्राफ का। ठीक है, तो बाकी सारे ग्राफ को इरेज कर दिया जाए और केवल ये जो हमारा e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2 वाला ग्राफ मिला है इसको रख लिया जाए। ठीक है, पूरा ही ग्राफ फिर से ड्रॉ कर देते हैं। समझ में आ गया किस तरह से बनाया था हमने। अब मैं उसका फाइनल वर्जन बना देता हूँ। तो फाइनल वर्जन कुछ इस तरह से रहने वाला है कि ये है हमारी वाई एक्सिस, ये है हमारी एक्स एक्सिस, मिनिमम वैल्यू 2 होगी और ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, ऐसा लगेगा कि 2 को टच कर रहा है। तो ये तो ग्राफ हो गया इस फर्स्ट एक्सप्रेशन का। मॉड ऑफ x प्लस 2, ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, 0 पर वैल्यू 2 होगी, ये रहा 2, यहाँ से इधर बढ़ा दिया जाए, यहाँ पर इधर बढ़ा दिया जाए। अब मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम ऑफ दीज टू फंक्शन, मिनिमम ऑफ दीज टू फंक्शन कैसे बताते हैं हम लोग, जब जो मिनिमम है उसको ले लो। यहाँ ये मिनिमम था, इसको मान लिया, यहाँ से ये मिनिमम हो गया, इसको मान लिया, यही मिनिमम चल रहा है, इसी को मानते गए, आगे और कम होता चला गया। तो ये जो ग्रीन वाला सॉरी येलो वाला जो ग्राफ है ये मिनिमम ऑफ दिस का ग्राफ है। अब इसकी भी मिनिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है हमको, ये 0 पर 2। तो ये जो मिनिमम ऑफ दिस है वो है 2। तो एफ डबल डैश एक्स कैसा हो गया, एफ डबल डैश एक्स हो गया 2। अब इससे हमें क्या पता चला कि एफ डबल डैश एक्स 2 है, इसका मतलब एफ डैश एक्स जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ऑलरेडी पॉजिटिव है और इंक्रीज करता जा रहा है। ये दिया हुआ है हमको कि ये ग्रेटर देन 0 है और ऑलरेडी पॉजिटिव होने के बाद ये इंक्रीज और कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, एफ एक्स भी इंक्रीजिंग होगा। अब एफ एक्स भी इंक्रीजिंग होगा तो when x will approach towards infinity, fx will approach towards infinity। क्लियर है ये चीज भाई, कॉन्केव अपवर्ड है, पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स भी बढ़ रहा है, पॉजिटिव भी है, तो एफ एक्स भी बढ़ता जाएगा, तो इन्फिनिटी पे जाएंगे तो फंक्शन किस तरफ जाता जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाता चला जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें पता चला कि एफ एक्स तो जो है ना वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है जब x इन्फिनिटी की तरफ जाता हो। तो इससे ये जो एक्सप्रेशन है वो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। किस इनडिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया देखते हैं। तो x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये तो 1/इन्फिनिटी, इसका तो लिखने का कोई पॉइंट ही नहीं है, इसको तो हटा के 0 कर दो। 4f डैश एक्स, वही f डैश एक्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, f डैश एक्स भी इंक्रीज कर रहा है तो वो भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो ये लिमिट जो है वो कैसी हो गई, इस लिमिट को लिख सकते हैं हम लोग, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 3x², ये बीच वाला एक्सप्रेशन तो गया 0 की तरफ, 4 माइनस 4f डैश एक्स डिवाइडेड बाई
क्या है एफ एक्स है। तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाली बातें हो गई। अब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, एल ऑपिटल लगाया जा सकता है, तो एल ऑपिटल लगा देते हैं। ये हो गया 6x माइनस 4 टाइम्स एफ डबल डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स। क्लियर है यहाँ तक? अब बताओ एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है ना, तो लिख देते हैं यहाँ पर ये अभी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, क्योंकि एफ एक्स एफ डैश एक्स भी किस तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अरे भाई सब कुछ बढ़ रहा है, एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, एफ एक्स जो है वो ऑलरेडी ग्रेटर देन जीरो है, बढ़ता चला जाएगा, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, 6 अपॉन, अब ये वैल्यू हमें पता है, L इज इक्वल टू 3, L स्क्वायर विल बी 9। अगर किसी को कुछ कन्फ्यूजन है तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से रहने वाला है, जीरो से बड़े के लिए इनफाइनाइट की तरफ, कि ग्राफ बढ़ भी रहा है और बढ़ता ही चला जा रहा है, इस टाइप से कुछ वापस नहीं आएगा। e टू द पावर x मान सकते हो कि एफ एक्स भी पॉजिटिव, एफ डैश एक्स भी पॉजिटिव, एफ डबल डैश एक्स भी पॉजिटिव, बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। ठीक है, तो सब इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये लिमिट की कितनी आई थी लिमिट, 6/2, 3 आई थी, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, तो आंसर विल बी 9। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए ग्लोबल लोकल मैक्सिमा मिनिमा पर, और रोल्स थ्योरम एलएमवीटी पर, और कुछ इनइक्वलिटीज़ को किस तरह से प्रूव किया जाता है मोनोटोनोसिटी का यूज़ करते हुए, ये सारी चीज़ें हमने कवर की। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस किए हमने। इन क्वेश्चंस को आपको फिर से रिपीट करना है, कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट रह गया है तो फिर से उसे सॉल्व करने की कोशिश करना है। देखिए, मैथ्स का केवल एक ही तरीका है, मैथ्स सीखने का केवल एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप पहले से कर लेंगे एग्ज़ाम में, उतना नयापन कम लगेगा। हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे ना बने, ऐसा पेपर में भी होता है। देखिए, ये एग्ज़ाम जो है वो केवल और केवल नॉलेज का नहीं है, इसमें नॉलेज के साथ चाहिए आपको स्पीड, एक्यूरेसी और एग्ज़ाम टेम्परामेंट। एग्ज़ाम टेम्परामेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या होता है, हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किए, कुछ क्वेश्चन हमसे नहीं बने, हम घबरा जाते हैं। इसी चीज़ की प्रैक्टिस जो है, इसी एग्ज़ाम टेम्परामेंट को हमें पहले से ही चेक कर लेना है बहुत सारे टेस्ट दे करके। हो सकता है उन टेस्ट में आपके अच्छे मार्क्स ना आए, कोई बात नहीं, ये छोटी छोटी असफलता है, कोई बात नहीं। अगर बहुत बार हमें गिरना भी पड़े, कोई बात नहीं, फिर से उठना है, फिर से मेहनत करना है। जो पंक्तियाँ मैंने शुरू में बताई थी, जो क्लास के शुरू में, उसी कविता की कुछ और लाइन है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना खरता है। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए, गिरते रहिए, उठते रहिए, बढ़ते रहिए। इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, अलविदा।